हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका सक्सेस कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिर से एक बार आप लोगों के साथ एक छोटी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं शमशाद के साथ इकोनॉमी पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो जीडीपी के आसपास हम इसको चर्चा को रखना चाहेंगे। बेसिक बिल्कुल डेफिनेशन। तो मैं चाहूँगा कि ये शुरुआत जो है आप जीडीपी से ही कीजिए शमशाद। ओके जी सर, जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस एज इन टोटल एग्रीगेट, डोमेस्टिक मतलब कि जो भी किसी पर्टिकुलर कंट्री रीजन के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है वो रहता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विथ इन अ टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और इन ए पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि किसी पार्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री के अंदर कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। फॉर एग्जांपल आप जैसे कार ले लो, सर्विसेज में आप कोई आईटी कंपनीज हैं वो कितना सर्विसेज देती हैं, वो सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, ये सबको जो डायरेक्ट जो हमारा फाइनल जो वैल्यू निकलता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो एक साल में कोई कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, अगर कोई चीज़ों मैन्युफैक्चर कर रही है वो, या फिर हम ये मान लें कि कोई अगर रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसका कितना वो एक साल में सर्विसेज प्रोवाइड किया, कितना होटल जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड किया। अच्छा, इसमें हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इसमें जो इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, जैसे मान लो कार का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो हमने कार का तो एक बार काउंट कर लिया क्योंकि फाइनल गुड है। अब उसमें क्या है, बीच में जो टायर बन रहा है, बीच में जो सीट्स बन रही हैं, उनको हम नहीं लेंगे वरना डुप्लीकेशन हो जाएगा, बार बार एक ही चीज को आप ऐड करते जाओ। तो उसके लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही लेते हैं। यानी कि अगर हमारे प्रोडक्शन में कई सारी चीजें हैं, अब उसको मिलाकर एक नया प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो जो सारे प्रोडक्ट को मिला के हमारा जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम विथ इन कंट्री। और इसमें हम लोग जैसा कि डोमेस्टिक है तो बाउंड्री के अंदर होता है, कंट्री के अंदर हमारे कुछ इंडियन कंपनीज भी हो, कुछ फॉरेन कंट्रीज भी हो, तो हम लोग इसमें जीडीपी में दोनों को इंक्लूड करेंगे, इंडियन कंट्रीज को कंपनीज को भी और फॉरेन कंपनीज को भी। जो भी कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनको भी हम काउंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इंडियन कंपनी है, अगर वो विद इन द टेरिटरी है, ठीक है। अब एक और टर्म होता है उसको एनडीपी बोलते हैं, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट का मतलब ये हो गया कि आपका जो भी जीडीपी है माइनस डिप्रिसिएशन। अब जो डिप्रिसिएशन का टर्म होता है, डेफिनेशन उसका ये होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब एसेट क्या होता है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आपका या फिर वैल्यू जो कि आपके लिए इनकम जनरेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लो कार्ड लिया, कंपनीज जो अपना प्रोड्यूस कर रही उन्होंने अपना इन्वेंट्री या फिर मशीनरी लिया, तो मशीनरी उनके लिए क्या हेल्प करती है प्रोडक्शन में। बट कुछ सालों बाद जैसे मान लो आपने मशीन लिया, फॉर एग्जाम्पल इट इज 1 लाख, ठीक है, अब 2-3 साल बाद उसकी हर साल वैल्यू कम होती जाती है, डिप्रिशिएट हो जाती है, और वो जब आप कुछ दिन बाद देखोगे 2 साल बाद तो उसकी जो 1 लाख की वैल्यू है उसकी वैल्यू सिर्फ 60,000 हो जाएगी। तो उसको हम घटा देते हैं, यानी कि जो एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो होता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। और ये जनरली हमारा जो एनडीपी होता है वो जीडीपी से छोटा होता है क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए हमने कार ली तो अब कार का पहिया घिसेगा कुछ, कुछ जो है क्या कहते हैं इंजन उसका, हाँ, तो इस वजह से जो उसकी क्या कहते हैं जो टोटल वैल्यू है उसमें कमी आने लगती है। ओके। और अगला टर्म होता है जीएनपी। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस यानी कि एग्रीगेट, वही टोटल। नेशनल मतलब कि जो भी उस कंट्री के लोग हैं, जैसे इंडिया है तो इंडिया के लोग हैं, और प्रोडक्ट जो आप है, ठीक है, यानी कि इट इज इसका जो डेफिनेशन होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर। जैसे अब मान लो एग्जाम्पल के लिए इंडिया में से कुछ फॉरेन कंपनीज भी हैं, कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं, ठीक है, तो हम एनएनपी में एनडीपी में उसी को लेंगे सिर्फ जो कि इंडियन कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करती हैं प्लस जितने भी इंडियन के रेजिडेंट्स बाहर हैं, वो जो भी अपने को इनकम या फिर पैसा भेजते हैं उसको करेंगे कंसिडर,
माइनस जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि यहाँ से पैसा बाहर ले जा रहे हैं, उसको हम माइनस कर तो देंगे। जीएनपी का मतलब आपने क्या बताया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल वो तो नेशनल से ये चीज समझ में आ रही है कि केवल जो इंडियन नेशनल्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी केवल प्रोडक्शन, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, उन दोनों का हम सम कर लेंगे जो भी फाइनल उनका जो वैल्यू आता है, और माइनस जो कि अमेरिकन है, जो कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर सलमान खान मान लो यहाँ से अमेरिका आ गया शो करने, ठीक है, उसने कुछ कमाया, और फिर अमेरिका से मान लो आया यहाँ पे ब्रैड पिट, उसने कुछ शो करे, उसने कुछ पैसा कमाया, तो हम लोग जो इंडिया के जितने लोग हैं उनका हम लेंगे वैल्यू, प्लस सलमान खान जो कि बाहर से भेजा है, माइनस जो ब्रैड पिट यहाँ से ले गया, या फिर जो भी कंपनी है जो कि यहाँ से ले गई है। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई फॉरेन कंपनी है, हाँ। जैसे अमेजन होगी, बिल्कुल, तो अमेजन अगर यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है, तो उसकी जो प्रॉफिट होगी वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड, सॉरी जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगी। बिल्कुल और अगर मान लीजिए कि इंडियन कोई कंपनी है, जैसे कि हम मान लेते हैं टाटा होगी, तो अगर टाटा स्टील्स विदेशों में काम कर रही है, या फिर यहाँ से जो लोग बाहर काम करने जाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो जो है अगर भेज रहे हैं तो वो सब जीएनपी में इंक्लूड होगा। और एक और टर्म होता है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब वही हो गया आपका जो भी आपका एनडीपी है, कुल हाँ, जितना मतलब टोटल नेट का, माइनस जो डिप्रिसिएशन आप करेंगे जो भी आप मशीन वगैरह का, तो इट इज सेम एज जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी आपने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, जो भी इंडियन सिटीजन है, माइनस डिप्रिसिएशन। और फिर हमारा अगला टर्म आता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? एनएनपी का फुल फॉर्म तो आपने बताया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और फैक्टर कॉस्ट मतलब ये हो गया कि जो भी हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं वो हम फैक्ट्री लेवल पे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीजें होती हैं उसमें अभी टैक्स सब्सिडीज वगैरह हम नहीं इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट को, जो हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं। तो आपका हो जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फिर आपका एक और टर्म आता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में जैसे मान लो आपने कुछ कंपनी ने कोई प्रोडक्शन किया, ठीक है, कार किया या फिर कोई और चीज की, तो क्या सरकार उस पर टैक्स लगाती है, कुछ सब्सिडी देती है, भाई अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको सब्सिडी देंगे, छूट देती है, मतलब वही। तो उसका जो फॉर्मूला होता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस का, उसका होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इंडस्ट्री में मतलब फैक्ट्री में, प्लस आपका जो भी टैक्सेस हैं, माइनस जो भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। इतने सारे टर्म्स हो गए। तो फैक्टर कॉस्ट से मतलब है कि जो कंपनी अपने क्या प्रोडक्शन, कहते हैं, एस्टिमेट अपना एक रखती है प्रोडक्शन के टाइम पे, वो हो गया। और मार्केट प्राइस जो है, मार्केट फैक्टर जो है, वो मार्केट में आने के बाद कुछ गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी, कुछ जो है क्या कहते हैं बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो उसको हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे क्योंकि वो उसका खर्चा नहीं हो रहा, और जो टैक्सेस हैं उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, इसलिए हम उसको उसमें जोड़ देते हैं। ओके। और ऐसे ही कुछ टर्म्स होते हैं हमारे जीडीपी में भी। जीडीपी का जैसे एक होता है नॉमिनल जीडीपी, कुछ टर्म होते हैं रियल जीडीपी, कुछ होता है टर्म जीडीपी डिफ्लेटर या फिर जीडीपी पर कैपिटा। इन सब होता है क्या, डेफिनेशन देखते हैं। तो जैसे आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया, तो नॉमिनल जीडीपी मतलब जो भी आप वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं करंट प्राइसेस के हिसाब से, यानी कि आपने उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ प्राइस पी है करंट, ठीक है, क्वांटिटी क्यू है, तो पी इंटू क्यू जो भी आपका करंट प्राइस के हिसाब से आएगा वैल्यू, उसको आप बोल देंगे नॉमिनल जीडीपी इन गिवन फाइनेंशियल ईयर। और जो रियल जीडीपी होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्राइस जो होता है, क्योंकि हर साल तो प्राइस बढ़ता रहता है प्रोडक्ट का, तो आजकल मान लो कल 2 साल पहले 100 रुपए था, आज 110 रुपए 120 रुपए हो जाएगा, तो उसमें क्या इन्फ्लेशन होते जा रहा है प्राइस में। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस ईयर चूज कर लेंगे। इससे पहले इंडिया का 2003-4 के अराउंड था, अभी शायद 11-12 बार, तो हम एक ईयर को फिक्स कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग प्राइसेस को लेना स्टार्ट, ताकि हम मतलब कांस्टेंट प्राइस रहे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है P इंटू Q क्वांटिटी इंटू P, लेकिन P ये वो वाला है जो कि आपने बेस ईयर में फिक्स किया है। तो Q इंटू P मतलब कि आपने कांस्टेंट प्राइसेस पे जो भी आपने वैल्यू लिया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। फिर आपका होता है टर्म जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर का जो डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी।
मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपका करंट प्राइसेस मान लो हाई है, ठीक है, और आपका जो नॉमिनल जीडीपी है सब लेट अस टेक दैट इज 110, ठीक है, और आपका जो रियल जीडीपी है वो आपका 100 है, तो आप डिवाइड करोगे आपको 10% आ गया, तो आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर हो जाएगा। वो आपको एक तरह से इन्फ्लेशन ही बता रहा है चीजें क्या होती हैं, ठीक है। और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है हम देखते हैं कि हमेशा जो है इसके बारे में होती है बात कि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो चाइना से आगे हो गई, 8% हो गई, 7% हो गई या कम हो गई। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। जीडीपी का भी देखने का रियल जीडीपी हो ही गया, एक होता है जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपी परचेसिंग पावर पैरिटी, वो दो टर्म होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हम लोग जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ रेट जो भी बोलते हैं कि हमारा इसे अभी एस्टिमेट है कि हमारा नेक्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ होगा वो नेगेटिव में होगा। ये हो क्या क्वार्टर दर क्वार्टर, यानी कि एक साल में अगर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है आपका, तो प्रीवियस क्वार्टर से हमारा इस बार कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। मान लो लास्ट क्वार्टर में था 100, अभी 107 हो गया, हमारे पास 7% का ग्रोथ हो गया। फिर अगले में 7 और ऐड हो गया, यानी कि 107 पे जो 7 और ऐड हुआ, तो उसके हिसाब से हम ग्रोथ देखते जाते हैं, ठीक है। तो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया। एक होता है टर्म जीडीपी, जैसे हम लोग करते हैं वो इनकम के फॉर्म में उसको जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। तो परचेजिंग, लेकिन आपने अभी कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में भी हम जीडीपी को देखते हैं। हाँ, तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है पहले? जैसे ये होता है कि आप एक कोई यूनिट है, मान लो जैसे मिल्क है, तो आप एक सेम यूनिट को आप अमेरिका में खरीद रहे हो डॉलर के फॉर्म में, या फिर आप इंडिया में खरीद रहे हो रुपीज के फॉर्म में, तो आप कितना सामान कितना खरीद सकते हो, यानी कि हम अपनी करेंसी से एक ही चीज को अलग अलग देशों में हम कितना खरीदने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, कि 1 रुपए में हम अगर यहाँ पर एक टॉफी ले रहे हैं, मान लेते हैं कि इंडिया में 1 रुपए की एक टॉफी मिल रही है, और अगर पाकिस्तान चले जाएं या फिर बांग्लादेश चले जाएं, वहां पर 1 रुपए में अगर वो 2 टॉफी मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो हमसे ज्यादा है, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब यही है कि उनके यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो करेंसी की वैल्यू है, अगर हम सामान के हिसाब से देखें तो सेम गुड्स के लिए हम कितना पे कर रहे हैं बिल्कुल अपनी करेंसी में। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो जीडीपी का होता है उसको हम लिखते हैं एज ए पर्टिकुलर, जो कंपोनेंट्स उसके होते हैं वो होता है इनकम के फॉर्म में। उसका जो फॉर्मूला होता है I=C+I+G+ नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट जो भी एक्सपोर्ट माइनस, ठीक है। तो इसमें एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो इसमें जो सी होता है वो होता है टोटल कंजम्पशन, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं गुड्स को, वो टोटल कंजम्पशन हो गया। फिर आपका आई जो है वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनीज कुछ फैक्ट्री लगाती हैं, कुछ इंडस्ट्री लगाती हैं, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा जी से, उसमें आप डिफेंस पे खर्च करते हैं, आप कुछ और सोशल सिक्योरिटी चीजों पे खर्च करते हैं, वो आपका वो हो जाएगा। फिर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं, आप जैसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप इंपोर्ट करते हैं, ये सब आपका इंपोर्ट में आ जाएगा। आप बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज हो गया, आप तो उसमें आप एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो इनकम जो होता है वो होता है आपका सी यानी कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन, प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट, प्लस जी यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस नेट एक्सपोर्ट यानी कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो माइनस इम्पोर्ट करो, जो भी आपका ट्रेड बैलेंस है तो उसको हम वो करते हैं, ठीक है। अब जीडीपी में भी होता है कि जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि आप मान लो इंडिया का जीडीपी है 100, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, और उसकी पॉपुलेशन है 10, तो 100 बाई आप 10 करोगे, यानी कि टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितनी आपके लोग हैं, तो जो आप जो आता है मतलब रेशियो, जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग वो बोलते पर कैपिटा इनकम कहते हैं। हाँ, यानी कि अगर हमको हर एक व्यक्ति की, अगर भारत के प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालनी होगी, तो जितनी टोटल जीडीपी है इंडिया की और जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, हम क्या करेंगे, जीडीपी से अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिए, बिल्कुल। तो उससे हमको ये पता चलेगा कि प्रत्येक व्यक्ति जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी रखता है। और जो आपका जीडीपी है आपका सीएसओ कैलकुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, तो वो कैसे कैलकुलेट होता है वो सब भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जैसे अब है कि हर बार प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक साल पहले कोई सामान का प्राइस था 100 रुपीज, अभी उसी सामान का प्राइस हो गया 110, एक साल और बाद देखोगे तो 120, यानी कि उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
तो वही आपका इन्फ्लेशन, यानी कि जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि सबके पास पैसा है, सब जाके स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर सबके पास ही पैसा आ गया, फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, तो इन्फ्लेशन आ सकता है। तो उसके लिए आरबीआई जो है अपना, उसका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी बोलते हैं उसको, वो आपका हर बार मीटिंग करती है, ठीक है, और वो कुछ मेजर्स लेती है, जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, वो कुछ पैसे सक करती है मार्केट से और कुछ पैसे सप्लाई करती है डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन। ओके, तो इसको थोड़ा सा धीरे से चलते हैं, क्या अच्छा। इसको समझ लेते हैं। ओके। पहले मतलब जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन की बात की, तो इन्फ्लेशन जो है एक तरीके से आप कह रहे हैं कि महंगाई, हम जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो महंगाई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से हम ये देखें कि हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है ना, मतलब उस रुपए की वैल्यू कम होती कम जाए। हो रही है। रुपए की वैल्यू अगर गिर जाए, जैसे कि आप अगर कोई सामान 1 रुपए में खरीद सकते थे, अब वो अब वो 1 रुपए में आप नहीं ले पा रहे, उसके लिए आपको और पैसे उसमें पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि रुपए की वैल्यू का गिरते जा और हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, तो हमारी करेंसी। और ये इन्फ्लेशन के रीजन में एक ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा हमारे इकोनॉमी में रुपए हों, पैसे ज्यादा छाप दे अगर आरबीआई, तो महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी वजह से हमारी जो आरबीआई है वो बहुत ज्यादा नोट नहीं छापती। लिमिट होता है, ठीक है। अब इसमें इन्फ्लेशन में भी बहुत टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, जैसे आपका क्रीप इन्फ्लेशन होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, स्टेगफ्लेशन, आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, हम सबको देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि WPI एक चीज होती है और एक CPI होती है। तो WPI स्टैंड्स फॉर होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ जो भी अब थोक में मिलती हैं सामान है, जो भी व्यापारी लोग खरीदते हैं, तो कितने प्राइस पे ले रहे हैं उसको हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग WPI से मेजर करते हैं, ठीक है। और एक होता है CPI, यानी कि अब जो कंज्यूमर जाके, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो क्या होता है, वो कुछ वेटेड जो एवरेज होता है कुछ सर्टेन गुड्स का, उसको हम लोग CPI बोलते हैं। तो वो आपका जो खुला बाजार बोलते हैं, यानी कि जो कस्टमर जाके जहां से ले रहा है, कंज्यूमर जहां से ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, उस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं CPI। पहले इंडेक्स होता है बेसिकली एक, तो WPI हो गया जो कि तो होलसेल उसके मार्केट प्राइस में जितनी क्या कहते हैं ग्रोथ हम देखने को मिलेगी, उसको हम CPI पे देखेंगे। और जो हमारे क्या कहते हैं बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, एक तरीके से उनके क्या कहते हैं खरीद में और उनके प्रोडक्शन में जो वैल्यू बढ़ी उसके दाम में, उसको हम WPI के मेजर करते हैं। और हमारा 2 और टर्म होता है, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या आता है कि हम लोग काफी जितने भी गुड्स सर्विसेज उनका हम लेते हैं इन्फ्लेशन, लेकिन उसमें हम लोग फूड और एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि फूड और प्राइस एनर्जी क्या हमारा डेली रिक्वायरमेंट है, इन सब में हम लोग नहीं यूज करते हैं एनर्जी और फूड को इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम कोर। और हेडलाइन मतलब कि सब करते हैं, ठीक है। हेडलाइन में आपका यही जैसे कि मार्केट वो न्यूज़पेपर हम ले, तो प्याज जो है वो 80 रुपए किलो पहुंचा, ये इसको हेडलाइन जो है इन्फ्लेशन इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे पहले जो है न्यूज बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ओके, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक टर्म है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि जो इसमें जो इन्फ्लेशन जो हमारा है वो अराउंड 3% होता है, उसको हम लोग क्रीपिंग, यानी कि बहुत स्लो इन्फ्लेशन हो रहा है, मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, 3% ही है। फिर आपका होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब एक तरीके से रेंगने वाला, बिल्कुल। तो रेंगना मतलब कि धीरे धीरे है। वॉकिंग हो गया यानी कि थोड़ा तेज चल रहा है। तो ये आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो 3 to 10% के अराउंड जो होता है वो होता है, ठीक है। अगर उस रेट के हिसाब से अगर आपका प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉकिंग। फिर आपका नेक्स्ट होता है गैलोपिंग। तो गैलोपिंग में मतलब ऐसा लग रहा है यार कि ये जो होता है 10% से ज्यादा होता है इन्फ्लेशन, यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा दाम बढ़ते चले गए। अब एक होता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, ये जो आप जिम्बाब्वे में देखे थे, आप वेनेजुएला में देखे थे, वहां पर जो इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ होता है, रेट होता है, वो मोर देन 50% इन ए मंथ होता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है। यानी कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा करेंसी है, बट उससे आप सिर्फ कुछ ही गुड्स खरीद सकते हो, 1-2 ब्रेड खरीद सकते हो, मतलब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है बट आप बहुत चीजें नहीं खरीद पा रहे हो इससे। फिर आपका अब तो ग्रोइंग वाला हो गया। फिर एक होता है स्टैगफ्लेशन।
स्टैग में क्या होता है कि हमारा ग्रोथ रुक गया है, यानी कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा था वो अभी स्टॉप हो गया है, ठीक है। बट हमारा जो इन्फ्लेशन वो बढ़ते जा रहा है। ये बहुत ही एक आश्चर्य सी मतलब स्थिति होती है। यानी कि हमारी जीडीपी जो है वो स्टैग्नेंट हो हाँ, गई है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है ज्यादा, और बट फिर भी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ती बढ़ते चली जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लेकिन नोट छापते चले जा रहे हैं, तो ये कंडीशन हाँ, देखने मतलब को मिल सकती है। हाँ, डिमांड ज्यादा हो गया बट उतना हम लोग मीट नहीं कर पाते प्रोडक्शन से। मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं और सरकार हमें अगर पैसे देती जाए हाँ, हर साल, तो ये Consumption आपको क्या कहते हैं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी वजह से सरकारें जो है वो बहुत ज्यादा आपको पैसे नहीं बांट सकती हैं। सरकार जो है, आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई के पास पैसा तो बहुत है, अगर वही छापती है तो सबको पैसे दे के अमीर कर दे, बट इन्फ्लेशन हो लेकिन जाएगा फिर बहुत उसकी वजह से फिर आप उस रुपए से कुछ खरीद नहीं पाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ज्यादा। और एक और टर्म होता है डिफ्लेशन। डी मतलब कि नीचे जा रहा है, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन मतलब डिक्रीज हो रहा है, उसका जो रेट है डिक्रीज हो रहा है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो तो भी बेकार है देश के लिए, बहुत कम इन्फ्लेशन है तो भी दिक्कत है। क्योंकि देखो, अगर डिफ्लेशन हो रहा है यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस घट रही हैं। प्राइसेस क्यों घट रही हैं? क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसलिए आरबीआई का जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो आपको इंश्योर करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट रहे आपका 4 ± 2%, यानी कि 2% to 6% होना चाहिए। मतलब 2% ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका वो उसी में करते हैं। उस रेंज में रहता है, तो इससे हमारे जो क्या कहते हैं प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा होता रहता है। उनको ऐसा प्रोड्यूसर्स को भी, कस्टमर्स को भी, सबको होता है, कंज्यूमर्स को भी, प्रोड्यूसर्स को भी। अगर डिफ्लेशन की हम बात करें, यानी कि चीजों के दाम जो है वो कम घट घट रहे रहे हैं, हैं। तो घटेंगे तभी जब ऐसा हो कि डिमांड हमारे नहीं है। पास जो है पैसे ना हो, पैसा, तभी हम नहीं फॉर खरीद एग्जाम्पल अभी देखो, अभी जैसे आपका कोविड आया है, तो कोविड में से बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमारा कंजम्पशन बिल्कुल कम हो गया। अब जो हमने जीडीपी का, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो इनकम होता है उसमें होता है C+I+G+NX, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। तो उसमें क्या होता है, कंजम्पशन करके टर्म होता है, यानी कि जब आप कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, वो आपका बहुत ज्यादा उसका वैल्यू होता है 60% कितना, तो बहुत ज्यादा कम हो गया लोगों का। उससे क्या हुआ, जीडीपी हमारा ग्रोथ जो है कम गिर गया। तो गवर्नमेंट क्या उस हालत में करेगी, आपको बहुत सारा पैसा देगी, कुछ आपको लोन का बिल्कुल सस्ता रेट कर देगी, आप बोरो करो बैंक से और जाके आप स्पेंड करो उसको चीजों को। तो बिल्कुल वो एक्सपेंसिव पॉलिसी होता है, कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी होता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आपको एक्सपेंसिव मतलब कि आपको पैसा दे रहा है, जाओ मतलब खर्च करो जी। तो वो सब टर्म हो गया। और तो एक तरीके से जब लोन बांटना होता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार जब लोन के रेट कम कर रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आप जो है उससे आपको मार्केट में एक तरीके से कैश की कमी है। हाँ, और उस कैश को बढ़ाने के लिए, उस फ्लो को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए जो है वो रेट को कम कर देती है। ओके, जैसे हम लोग लोन की बात की, तो ऐसे हमारे बैंकिंग में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, MCLR हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, बैंक रेट हो गया। जितने ये सब टर्म्स हैं, ये सबको हम अपकमिंग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है बेसिक जो है क्या क्या चीजें देख लिए, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा जीडीपी क्या होती है, ठीक है। तो जीडीपी आपने बताया कि एक तरीके से एक देश के अंदर एक साल में जो final टोटल जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसी को हम जीडीपी कहते हैं उस देश की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एनडीपी की बात की। तो एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। हाँ, तो जीडीपी में जितना टोटल हमने क्या कहते हैं प्रोडक्शन किया, अब प्रोडक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट फाइनल निकल के आया, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट में एक साल के बाद कमी आएगी। तो उसी को हम डिप्रिसिएशन करें। जो मशीन की घिसावट वगैरह हो रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसके वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है साल भर यूज करने के बाद। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। अगर वो हम जीडीपी से माइनस कर दें, तो जो हमारी एक्चुअल जो जीडीपी है, उसी को हम एनडीपी कह रहे हैं। बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताया जीएनपी। जो नेशनल, तो जीएनपी में आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल नाम ही तो जब बीच में ये जो नेशनल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश के नागरिकों द्वारा या हमारे देश की कंपनियों द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है,
और जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, बिल्कुल। केवल उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी कि अगर कोई विदेश में जाकर भारतीय काम कर रहा है और कुछ रेमिटेंसेज इंडिया में भेज रहा है, उसको हम इंक्लूड तो करेंगे। उसको भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम एक्सक्लूड कर देंगे जो इंडिया में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, हाँ, जो पैसा बाहर भेज रहे हैं। और जो वो बाहर भेज रहे हैं, तो उसको हम अपने जीएनपी में इंक्लूड हाँ, नहीं इसका करते। फॉर्मूला हो जाएगा आपका जीडीपी प्लस जो भी बाहर से पैसा आ रहा है माइनस जो भी यहाँ से पैसा फॉरेनर्स बाहर ले जा रहे हैं। ठीक है। ओके। अब आपका एनएनपी हो गया, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी आपने क्या बताया? वही आपका एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन है, तो एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी माइनस, हाँ। जीएनपी माइनस हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस आपका तो डिप्रिसिएशन। जिस तरीके से हमने जीडीपी को समझा था कि जीडीपी के साथ क्या था, हमारा एनडीपी था, वैसे ही हम जीएनपी के साथ एनएनपी को देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसमें डिप्रिसिएशन को जीएनपी में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास है। फिर हमने देखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी तो हमने बता ही दिया। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो अभी आप प्रोडक्शन करते हो फैक्ट्री में, तो वो जो कॉस्ट लेते हो उसको हम बात करते हैं। जो मार्केट की कॉस्ट नहीं है, जो उसकी एक्चुअल में जो लागत आ रही है, उस बिल्कुल, पे जो एस्टिमेटेड उनका खर्चा है, बिल्कुल, उसको हम कह रहे हैं एनएनपी एट फैक्टर factor कॉस्ट। एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस होता है। एनएनपी एनएनपी एट मार्केट प्राइस वो होता है आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस जो भी आपको टैक्सेस देना पड़ता है सरकार को माइनस जो कि सरकार आपको छूट देती है सब्सिडी के फॉर्म में, तो ये इसका हो जाएगा। यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस आपका सब्सिडी। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी इन्फ्लेशन की। इसमें भी एक मिनट इनकम हमने छोड़ दिया था। तो इनकम का जो आप जो जीडीपी बोलते हो तो उसको आप इनकम के फॉर्म में मेजर करते हो। उसके जो 4 कंपोनेंट्स है वो होता है आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। यानी कि सी मतलब कि टोटल कंजम्पशन, आई मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, जी मतलब कि गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है डिफेंस वगैरह जो भी आप इंफ्रा वगैरह पे करती है, और एक्सपोर्ट जो भी हम बाहर भेजते हैं चीजें, माइनस जो भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। फिर हमने बात की थी इन्फ्लेशन किया। इन्फ्लेशन की बात की। इन्फ्लेशन यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, स्फीति का मतलब गिरना, यानी कि पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू जब गिरने लगती आपकी है परचेसिंग पावर तो मतलब कम हो रही आपकी है। परचेजिंग पावर जो है, आप किसी चीज को खरीद पा रहे हो, 1 रुपए में मान लो आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसको आप खरीदने के लिए 1.5 रुपए देने पड़ रहे, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हुई, उस वस्तु की दाम तो बढ़ी। दाम बढ़ने का मतलब क्या है कि उस रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो गई। अगर मान लीजिए बाकी सभी वस्तुओं के जो है, अब मान लीजिए एक चीज आप खरीद रहे हो और केवल उसका दाम बढ़ रहा हो, तब हम कहेंगे कि उस चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप एक होल में देखो, बहुत सारी चीजों को देखो, जैसे कि कार हो गई, कार के दाम भी बढ़ रहे हैं, फोन के दाम भी बढ़ रहे हैं, टीवी के दाम भी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, और रुपए आपको ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं उन्हीं चीजों को खरीदने में जो 1 साल पहले आपके खरीद पाते थे। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन कह रहे हैं या मुद्रास्फीति कह रहे और हैं। हमने 2 टर्म और देखे थे आपके, जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल में क्या है, जो भी आप क्वांटिटी इनटू करंट प्राइसेस, यानी जो भी आपका अभी करेंटली जो प्राइस है 100 रुपीज है, उससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। रियल जीडीपी में क्या करोगे, आप कुछ बेस ईयर ले लोगे, जैसे 11-12 जो भी आपका बेस ईयर इनटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक जीडीपी डिफ्लेटर जो टर्म होता है उसमें आपको नॉमिनल अपॉन रियल, तो जो भी आपका जो आएगा वैल्यू वो आपका इन्फ्लेशन सिग्निफाई करता है। फिर उसके बाद हमने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स के बारे में देखा कि CPI सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई जो है वो एक तरीके से थोक मार्केट के लिए एक तरीके से वो इंडेक्स है, जबकि सीपीआई जो है वो आपके खुदरा मार्केट, जो खुला मार्केट जो होता है, उसमें जो कस्टमर हम और आप जैसे लोग अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं इस्तेमाल के लिए, तो उसके दामों में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उसको हम सीपीआई के अंदर देखते हैं। इसमें कुछ चीजें जो है लिस्टेड होती हैं जिसके दाम, इसके आधार पे हम इसका निर्धारण करते हैं कि इन्फ्लेशन हमारी कितनी हो रही है, इसमें कितनी नहीं हमने हो 2 रही चीजें देखी, एक कोर होता है, एक हेडलाइन होता है। कोर मतलब उसमें हम लोग इन्फ्लेशन में आपको चीजों में आपका फूड और एनर्जी को नहीं है। जो consider करेंगे, बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें हैं उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो जबकि- डेली फ्लक्चुएट होती हैं प्राइसेस, तो फिर और हेडलाइन में आपकी यही चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जो भी चीजें हमारी दैनिक जरूरत की हैं, दूध का दाम अचानक से बढ़ जाए, तेल का दाम अचानक से बढ़ जाए, या फिर क्या कहते हैं आपका खाने पीने वाली चीजों का दाम अचानक से बढ़ जाए, तो उसको जो है बहुत तेजी से जो है लोगों का अटेंशन मिलता है, क्योंकि हम डेली उसको यूज कर रहे हैं। प्याज का दाम 150 हाँ, रुपये हो गया। प्याज का दाम 200 रुपए किलो हो गया, 300 रुपए किलो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गई। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है। तो जो डिक्रीज हो रहा है तो एक तरीके से हेल्दी जो आपने इन्फ्लेशन बताया, उसकी रेंज आपने बताया था
4 + -2। हाँ, ये आरबीआई के एमपीसी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन्होंने ये सेट किया है कि हमारा भाई ऐसा ना हो कि बिल्कुल महंगाई ना हो तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा महंगाई हो तो भी दिक्कत है। अगर महंगाई बिल्कुल नहीं होगी तो डिमांड ही नहीं होगा आपका, क्योंकि प्राइस तभी गिरता है जब आपका डिमांड ना हो। एक तरीके से महंगाई जरूरी इसलिए है, वो दिखाता है कि हमारे जितने भी सिटीजन हाँ, हैं consume उनके कर पास पैसे आ रहे हैं, वो कंजम्पशन कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा सुन के हैरानी होगी कि हमारा जो लास्ट बहुत सारे इयर्स में जो हमारा जो कंजम्पशन है, यानी कि हम लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जीडीपी, आप देख रहे होंगे न्यूज में कि जीडीपी हमारा गिर रहा है। तो हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो एक तरीके से वो गिर रहा कम है। होती जा रही है। हमारे पास पैसा नहीं है कंज्यूम करने को। ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। वो उसका मेन रीजन यही है कि हमारे देश में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बहुत बढ़ रही है। तो 40 बेरोजगारी years, बढ़ने की वजह से एक तरीके से जो लोग हैं उनके पास पैसे नहीं है। आई थिंक ये लास्ट 40 ईयर्स में हमारा सबसे हाईएस्ट जो 45 years में 45 ईयर्स में हमारा सबसे जो हाईएस्ट अभी है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी। और अब ये कोविड के बाद जो है बहुत स्थिति ज्यादा और ज्यादा खराब होने खराब हो सकती है। होगी। उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ जो है गवर्नमेंट इसके लिए उपाय सोच ले। नहीं, गवर्नमेंट ने तो किया ही है आपका कि आपको इतने सारे 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया कि आप जाओ लोन लो, आपको कम बहुत सारे क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूनिट लगाने के लिए छोटे छोटे और एमएसएमई के लिए लोन्स वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। तो होप हम पॉजिटिव नोट पे ही रहना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे हम जो है इस कोविड से अच्छी तरीके से और लड़ पाए, उससे बेहतर जो है निकल पाए। बिल्कुल। और उसके बाद हमारी जो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो है एक तरीके से वो बाहर का रुझान दिखाता है कि इन्वेस्टर जो है हमारे देश में कितने इंटरेस्टेड है। बिल्कुल। तो शेयर मार्केट लगातार हम पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं कि उसमें इंक्रीज हो रहा है। बुलिश, उसको एक टर्म होता है बियर और बुल। बुल मतलब कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बुलिश बियर मतलब कि वो नीचे गिर रहा है। अभी हमारा बुल है, मतलब कि ऊपर हमारा सिंह ऐसे ऊपर उठ रहा है। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा हो जाएंगी एक ही मुझे लगता है कि सेशन में। तो हम इसे यहीं पे राउंड अप करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो अगला सेशन हम स्टार्ट करें बिल्कुल उसको सिंपल आम, हाँ, वो बैंकिंग से रिलेटेड अगर बिल्कुल, रखें बिल्कुल। तो, और केवल बैंकिंग के ही बारे में हम लोग थोड़ा सा उस दिन बात किया जाएगा। अभी तो हमने काफी चीजें जो है आज के जो है बेसिक इसको स्टार्ट करना था, लेकिन हमने काफी चीजें इसमें कवर कर ली। कोई बात नहीं, हम अगला जो क्या कहते हैं टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बैंकिंग से रिलेटेड है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो है किस तरीके से वर्क करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो हमारा कहते हैं डिस्कशन है बिल्कुल। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में और पढ़ते ये रहते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ही आई थिंक सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कुछ सामान खरीदते हो, यूज करते हो, आप बिल्कुल इसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, इसके चीज़ों को यूज कर रहे हो। आप न्यूज़पेपर में पढ़ो तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि बिल्कुल ये बेसिक वाले जो हमने बोला है, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी ये टर्म्स हैं सब आपको डेली देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में। आप प्लीज ये सबको समझा करो, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, आप एक बार समझ गए फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। इससे आप एक तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि हमको पैसे कहाँ लगाने चाहिए। बिल्कुल, इसकी जो एजुकेशन नहीं है वो उसका मेन रीजन यही है कि हम जो है इकोनॉमी को समझते नहीं है, उससे दूर भागते हैं। बिल्कुल। और हमारे स्कूल में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। स्कूलों में दरअसल जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो एक तरीके से प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाई जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल चीजों को जब तक नहीं समझाया जाएगा तब तक मुझे लगता है हिस्ट्री पढ़ के क्या करोगे अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं पूरा ये सब जो भी अभी कोविड हो रहा है। देखिए, आपकी हिस्ट्री चाहे कितनी भी अच्छी हो, ज्योग्राफी कितनी भी अगर आपको अच्छी मालूम हो, वैसे इन सब चीजों का आपस में इंटरकनेक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी देश की हिस्ट्री, किसी देश की ज्योग्राफी वहाँ की इकोनॉमी को डिसाइड करती है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि इकोनॉमी जो है वो आपके और मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज है। तो इसको जरूर समझिए आप लोग। सप्लाई और डिमांड। मुझे लगता है कि शमशाद जो है आपको ये चीजें बता रहे हैं, साथ में दोनों डिस्कस तो करके मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है शमशाद से, मैं भी सीख रहा और हूँ। इस चीज का आप लोग लाभ लेते रहिए। ये शमशाद का बड़प्पन है, मुझसे सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरे साथ और शमशाद के साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।